आपको यह बताएंगे कि अब आतंकवादियों ने अपने हमलों में शूटिंग करने के साथ साथ इन हमलों की कैमरे से शूटिंग करना भी शुरू कर दिया है और अब आतंकवादी अपने हमलों के ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जैसे वो हॉलीवुड के लिए कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं। यमन के आतंकवादी संगठन हूती ने 20 नवंबर को रेड सी में जिस कार्गो शिप को हाईजैक किया था, अब उस घटना का एक वीडियो जारी किया गया है और यह वीडियो उन्होंने ही जारी किया है। यह वीडियो आतंकवादियों के शरीर पर लगे कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस कार्गो शिप पर उतरकर उसमें मौजूद 25 लोगों के क्रू को अगवा करते हुए साफ दिख रहे हैं और इस विशाल समुद्री जहाज को हाईजैक करके अपने साथ ये यमन भी ले जा रहे हैं। हूती के आतंकवादियों ने कहा है कि उन्होंने इस कार्गो शिप को इसलिए हाईजैक किया क्योंकि यह कार्गो शिप इजराइल का है, जबकि इजराइल का यह कहना है कि यह जहाज ब्रिटेन की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे जापान की एक कंपनी ने लीज पर लिया हुआ है। लेकिन हूती के आतंकवादियों ने इजराइल की वजह से इस समुद्री जहाज को हाईजैक कर लिया। इसके अलावा जिस समय यह हमला हुआ उस समय यह समुद्री जहाज तुर्की से भारत आ रहा था और इस कार्गो शिप में यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको के 25 नागरिक चालक दल के रूप में भी सवार थे और अब इन तमाम लोगों को हूती के आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए जापान की सरकार अब हूती से बात कर रही है। सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि जापान के विदेश मंत्रालय को हूती के आतंकवादियों से अपील करके यह कहना पड़ रहा है कि वो जहाज को और इन लोगों को छोड़ दें क्योंकि उनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। आज जब आप इस समुद्री जहाज के लाइव हाईजैक का ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आतंकवादी हमले करने के साथ साथ उन हमलों की फिल्मों जैसी शूटिंग भी करते हैं और अब वो जमाना आ चुका है, अब वो जमाना जा चुका है जब इस तरह के आतंकवादी हमले छिपकर किए जाते थे। एक बहुत बड़ा जो अंतर है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पुराने जमाने के आतंकवादी कैसे थे और अब आतंकवाद के जो नया जमाना आया है ये इस दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन पहले देखिए कि जब एक कार्गो शिप हाईजैक होता है, इससे पहले आपने उसका लाइव वीडियो कभी नहीं देखा होगा। अब याद करके देखिए, ओसामा बिन लादेन और बगदादी के जमाने तक ये आतंकवादी जो हैं ये छुप कर रहा करते थे। इनके अड्डों के बारे में किसी को पता नहीं होता था और ये किसी गुफा से या किसी मकान से या अपने किसी अज्ञात अड्डे से अपने वीडियोस शूट करके दुनिया तक पहुंचाते रहते थे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलता था कि ये हैं कहां, इनकी लोकेशन क्या है और सारे आतंकवादी हमले जो होते थे वो छुपकर होते थे और बाद में उन हमलों की जिम्मेदारी ले लिया करते थे। अब देखिए जो आज के आतंकवादी हैं ये क्या करते हैं, इन्हें छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया को पता है ये आतंकवादी कौन है, इनके अड्डे कहां पर हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स कहां खड़े हैं, इनके जहाज कहां खड़े हैं, इनके पास कितने हथियार हैं, इनका नेता कौन है, इनका नेता किस जगह पर रहता है, सब कुछ सारी दुनिया इनके बारे में जानती है। और इनकी हिम्मत अब देखिए कि जब ये आतंकवादी इस तरह का कोई हाईजैक करते हैं तो अभी अपना वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम हमले के साथ साथ शूटिंग कैसे करेंगे। एक शूटिंग तो बंदूक से करते हैं और दूसरी शूटिंग इनके पीछे एक कैमरा चलता है जो इनकी शूटिंग करता है और फिर ये इस स्तर की शूटिंग करते हैं, ऐसा वीडियो बनाते हैं जो कि एक आपको लगेगा जैसे आप किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का कोई वीडियो देख रहे हैं और फिर ये पूरी बेशर्मी के साथ बिना किसी डर के उस वीडियो को पूरी दुनिया को जारी करते हैं और बताते हैं कि देखिए ये हमने किया है, हम करते हुए इसमें ये सब दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो मजबूर हो जाती हैं कि आतंकवादी संगठनों के साथ भी बातचीत का कोई चैनल खोला जाए। और अब तो बहुत सारे आतंकवादी अलग अलग देशों में सरकारें तक चला रहे हैं। आपने देखा होगा हमास जो है वो सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं है, वो सरकारें भी चलाता है, वो चुनाव भी लड़ता है, उनके सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। इसी तरीके से हूती भी है, हूती भी राजनीति में आ चुका है और अब बड़ी संख्या में तालिबान को तो आप जानते ही हैं। तो अब ये आतंकवाद का एक दूसरा नया जमाना आ चुका है जब ये आतंकवादी अब किसी से डरते नहीं, अब ये छुपते नहीं और पूरी बेशर्मी के साथ अपने वीडियोस बनाते हैं। इनका एक अलग प्रचार तंत्र चलता है और इनके अलग से अपना आपने देखा होगा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके प्रवक्ता हैं, इनके पास कम्युनिकेशन की एक टीम है, इनके पास अपने कैमरे हैं, पूरा इक्विपमेंट रखते हैं ये और अब पूरी दुनिया को ये अपनी हर गतिविधि के बारे में बिना किसी डर के बताते हैं।
तो यह बदलाव आया है आज से 10 साल पहले और अब में। हम आपको उस राजनीतिक संदेश के बारे में बताएंगे जो अर्जेंटीना के लोगों ने आपके लिए अर्जेंटीना से भेजा है। अर्जेंटीना के लोग आपको जानते नहीं होंगे शायद, लेकिन एक संदेश उन्होंने आपके लिए भेजा है और यह संदेश आपके लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा। आज जब हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां चुनावों में मुफ्त योजनाओं के बड़े बड़े वादे कर रही हैं, तब अर्जेंटीना के लोगों ने एक ऐसे नेता को अपना राष्ट्रपति चुना है जिसने यह ऐलान किया है कि वो न तो किसी को फ्री बीज देगा, मुफ्त का कोई सामान नहीं देगा, न कोई सब्सिडी देगा और सरकारी खर्चे में भी बड़ी कटौती कर देगा। यानी ऐसा नेता अगर भारत में हो तो पहले दिन ही चुनाव हार जाए, लेकिन अर्जेंटीना ने ऐसे आदमी को चुना, ऐसे नेता को चुना जो ये कह रहा है कि मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। अर्जेंटीना में लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है जब किसी उम्मीदवार ने 12% वोटों के अंतर से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, यानी बहुत भारी बहुमत से यह चुनाव जीता है और इस उम्मीदवार का नाम है हावियर मिले। हावियर मिले 53 साल के हैं और उन्हें 56% वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लेफ्ट के नेता जिनका नाम है सर्गियो मासा, उन्हें 44% वोट मिले। इन दो लोगों के बीच में मुकाबला था, हावियर मिले और सर्गियो मासा। 56% और 44% वोट मिले। सर्गियो मासा अर्जेंटीना की मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री थे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने चुनाव से पहले अर्जेंटीना में इनकम टैक्स को खत्म करने का एक बहुत बड़ा ऐलान किया था और इस ऐलान के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि अब उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। एक ऐसा राष्ट्रपति जो ये कह रहा है कि अब किसी को भी टैक्स देने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर उसको वोट क्यों नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने अर्जेंटीना का वित्त मंत्री रहते हुए कई ऐसी सरकारी योजनाएं लागू की जो लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त थी, यानी वो मुफ्त का माल लोगों को दे रहे थे। उन्होंने बिजली और पानी पर सब्सिडी देने की शुरुआत की, बस में मुफ्त सफर की स्कीम शुरू की, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया और लाखों परिवारों के लिए फूड बोनस स्कीम की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 65,000 रुपए मिलते थे। और इसीलिए जब सर्गियो मासा ने अर्जेंटीना में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सबको यही लगा कि उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए मुफ्त की इतनी सारी योजनाएं लागू कर दी हैं। जो योजना अभी मैंने आपको बताई उन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद मैं भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में तो यही योजनाएं हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, बस का किराया मुफ्त है और बहुत सारी बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है। हर सरकार जो आती है वो कहती है कि आपका लोन भी मुफ्त कर दिया जाएगा, लोन माफ कर दिया जाएगा और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको लगेगा कि जैसा भारत में हो रहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही वादा अर्जेंटीना के वित्त मंत्री ने इस चुनाव में किया। और वित्त मंत्री का सपना क्या था कि वो जब ये सब मुफ्त की राजनीति करेंगे और ये इतने बड़े बड़े वादे कर देंगे जिसमें वो सब कुछ मुफ्त में बांट देंगे लोगों को, तो अब वो अगली बार राष्ट्रपति बन ही जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो अर्जेंटीना के लोगों ने मुफ्त वाली इस राजनीति को खारिज कर दिया और एक ऐसे नेता को वोट देकर राष्ट्रपति बना दिया जो अपने नए किस्म के चुनावी वादों की वजह से अर्जेंटीना की मीडिया में भी एक विलेन बना हुआ था और जो मुफ्त वाली योजनाओं को अर्जेंटीना का असली दुश्मन मानता है। हावियर मिले ने चुनावों के दौरान कहा कि वो कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने वाले सरकारी पैसे को फिजूल खर्ची मानते हैं, इसलिए जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तब वो ऐसी तमाम सरकारी योजनाओं को बंद कर देंगे जिनमें लोगों को मुफ्त का सामान दिया जाता है, लोगों के बिल माफ कर दिए जाते हैं, लोगों के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, बिजली पानी किराया माफ कर दिया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्चर से जुड़े विभागों और मंत्रालयों को भी अपनी सरकार में भंग कर देंगे और इतने सारे मंत्रालयों को बंद करके वो देश के लिए पैसा बचाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह वादा भी किया कि वो सरकारी खर्च में कटौती करने के लिए सरकारी नौकरियों की संख्या को भी कम कर देंगे। देखिए, अगर कोई हमारे देश में यह कह दे कि सरकारी नौकरियां घटा देंगे तो वो तो चुनाव जीत ही नहीं सकता, लेकिन इन्होंने, जो नए राष्ट्रपति, इन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरियों को भी कम कर दूंगा। सोचिए, अब हमारे देश में अगर किसी ने ऐसा वादा किया होता तो शायद उसे वोट मिलना मुश्किल हो जाता, लेकिन अर्जेंटीना के लोगों ने हावियर मिले को उनके इस वादे के लिए अपना राष्ट्रपति चुन लिया। और हावियर मिले के वादों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है।
उन्होंने अर्जेंटीना के लोगों से वादा किया है कि वो देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए वहां के सेंट्रल बैंक को भी बंद कर देंगे और अर्जेंटीना की करेंसी पेसो को बंद करके अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को बढ़ावा देंगे। हैवियर मिले ने जितने भी वादे किए वो ऐसे थे कि उनका चुनाव जीतना सबको बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ये वादे बड़े सख्त वादे थे। लेकिन अर्जेंटीना के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति बनाकर सबको चौंका दिया। और ये इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि हैवियर मिले को अर्जेंटीना में एल लोको कहा जाता है। इसका मतलब होता है द मैडमैन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर पागलपन सवार हो। तो उन्हें अर्जेंटीना के लोग अक्सर पागल आदमी कहते हैं। हैवियर मिले जब अर्जेंटीना में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तब वो अपनी रैलियों में और अपने कार्यक्रमों में अपने साथ एक आरी लेकर जाते थे। ये देखिए, ये आरी जो उनके हाथ में आपको दिखाई दे रही है, और वो कहते थे कि ये आरी इस बात का सबूत है कि वो सरकार के खर्चों में कटौती करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो अर्जेंटीना को फिर से एक अमीर देश बनाना चाहते हैं। और जब वो आएंगे तो वो जो बेफिजूल जो सरकारी खर्चे हैं, सरकारी खर्चों पर ये आरी चला देंगे और उन्हें कट कर देंगे। अभी अर्जेंटीना की स्थिति यह है कि जो महंगाई दर इस समय भारत में 5% से भी कम है, वही महंगाई दर अर्जेंटीना में 143% है। सोचिए, अर्जेंटीना में 143% महंगाई दर और भारत में 5% से कम। 4 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले अर्जेंटीना में लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी लगभग 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और अभी अर्जेंटीना की सरकार पर भारतीय रुपयों में लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और यही वजह है कि इस बार अर्जेंटीना के लोगों ने हैवियर मिले को अपना राष्ट्रपति चुना, जो पहले एक म्यूजिशियन रह चुके हैं और पहले एक अर्थशास्त्री भी थे और सिर्फ 3 साल पहले ही वो राजनीति में आए हैं। हम आपको यह बताएंगे कि कोविड के बाद बड़ी संख्या में हमारे देश में युवाओं के मरने पर सरकार ने एक जांच बैठाई थी कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी कम उम्र के जो लोग हैं, युवा जो हैं, इनकी मृत्यु हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अब ये जांच पूरी हो गई है, रिपोर्ट आ गई है। आपने भी देखा होगा, आपके पास बहुत सारे वीडियोस इस दौरान पिछले 2-3 वर्षों में आए होंगे जिसमें बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति जो युवा है उसे अचानक से हार्ट अटैक आता है, गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, दफ्तर में काम करते हुए अचानक से हार्ट अटैक आता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इस पर जांच हुई और जांच में यह पता चला कि डांस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, दफ्तर में बैठे हुए जितने भी लोगों की मौत के वीडियोस आपने अपने फोन पर देखे, उनकी मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं थी बल्कि कुछ और था। बड़ी बात यह थी कि क्या ये सब लोग जो इनकी मृत्यु हो रही है, कहीं ये कोविड की वैक्सीन से तो नहीं हो रहा। पूरे देश में चर्चा होती थी कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट है। आईसीएमआर द्वारा की गई स्टडी में 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच हुई ऐसी घटनाओं का विश्लेषण किया गया जिनमें अलग अलग कारणों से 29,000 से ज्यादा लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। सोचिए यह स्टडी कितनी बड़ी होगी। 29,000 लोगों की मृत्यु की जांच हुई और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें या तो पहले से कोई बीमारी थी या जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई थी। सिर्फ 729 लोग ऐसे पाए गए जो अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन इसके बाद अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया या फिर दूसरे कारणों से उनकी मौत हो गई। आईसीएमआर ने इन्हीं 729 मौतों पर यह स्टडी की और बताया कि इनमें से कुल 133 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी, 145 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज लगवाई थी, 401 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी और कुल 31 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की तीनों डोज लगवाई थी। ये ब्रेकअप है। ये वो 729 लोग हैं जो मरने से कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल स्वस्थ थे। यानी कोविड के बाद जिन लोगों की सही मायनों में अचानक से मौत हुई, उनमें से 81% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड की कम से कम 1 वैक्सीन लगवाई थी और इसीलिए इन मौतों के पीछे बहुत सारे लोग कोविड की वैक्सीन को वजह मानते हैं। लेकिन आईसीएमआर का कहना है कि इन लोगों की मौत का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है। आईसीएमआर ने जब इन सभी मृतकों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की और उनका अध्ययन किया तो पता चला कि जिन लोगों की कोविड के बाद अचानक मृत्यु हुई, उनमें से 10% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में पहले भी किसी सदस्य की इसी तरह से अचानक मृत्यु हो चुकी थी। यानी इन लोगों के परिवारों में ऐसी मौतों की फैमिली हिस्ट्री थी।
18% लोग ऐसे थे जो जरूरत से ज्यादा शारीरिक गतिविधि कर रहे थे और ओवर एक्सर्शन की वजह से इन लोगों की अचानक मृत्यु हो गई। और इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कोविड होने के बाद जरूरत से ज्यादा वर्कआउट कर रहे थे या फिर जरूरत से ज्यादा शारीरिक भागदौड़ कर रहे थे। 27% लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते थे और अपनी मृत्यु से पहले भी उन्होंने धूम्रपान किया था। और 27% लोग ऐसे थे जो शराब पीते थे और इनमें भी 7% को शराब के नशे की लत थी और अपनी मृत्यु से पहले भी इन लोगों ने शराब का नशा किया था। इन नतीजों के आधार पर आईसीएमआर का कहना है कि भारत में अचानक होने वाली मौतों का कारण कोविड की वैक्सीन नहीं है, बल्कि कोविड की वैक्सीन तो सडन डेथ्स के खतरे को और भी कम करती है। वैक्सीन की जगह इन मौतों का बड़ा कारण फैमिली हिस्ट्री और ओवर एक्सर्शन हो सकता है। तो आपको यह बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर का पुजारी बनने के लिए हमारे देश के 3000 लोगों ने आवेदन दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुल 20 पुजारियों की नियुक्ति के लिए ये भर्तियां निकाली थी, लेकिन इन 20 पुजारियों के पदों के लिए 3000 पुजारियों ने आवेदन दिया है, जिनमें से 2800 आवेदन योग्यता पर खरे नहीं उतरे और इनमें से सिर्फ 200 आवेदनों को ही स्वीकार किया गया है। और अब इन सभी लोगों का एक इंटरव्यू होगा और इनमें से कुल 20 उम्मीदवार ही श्री राम के मंदिर के पुजारी बनने के लिए चुने जाएंगे।